हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। होप सो आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम लोग लेके आए हैं नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो होगा बेटा फॉर रिवीजन पर्पज, नीट को ध्यान में रखते हुए जो आपका 3 मई को नीट का एग्जाम है। ठीक है, होप सो आप लोग सब लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, प्रॉपर टेस्ट दे रहे होंगे बेटा, आप लोग उसको एनालिसिस कर रहे होंगे बेटा हमारा। ठीक है, चलिए पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं बेटा हमारे कि सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्लान करें पढ़ने का। ठीक है, कि क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है हमारा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग 8-8 9-9 घंटे का वीडियो देखिए फिर उसका पढ़ाई करें, नहीं, ये सब नहीं करना है बेटा। ठीक है, रिवीजन का भी हमारा समय कम बचा है, तो आइए हम लोग साथ मिलके उस चैप्टर को क्या करें, एनसीईआरटी बेस पे क्या करें, रिवीजन करें। 1 से 1.5 घंटे में क्या करें, एक चैप्टर को फिनिश करें। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाइए फटाफट, हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर को एक एक पेज में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, एक एक पेज में लिखते जाए उसको बेटा। बायो को पूरा पकड़ बना के रखिए, बायो को बहुत मजबूत बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन हमारा, ठीक है, 300 प्लस नंबर जब तक बायो में नहीं आएगा तब तक कोई काम बनेगा नहीं हमारा सिलेक्शन से, वो भी जब पेपर हमारा इजी हो। ठीक है, पेपर को चेक करेंगे जाके वहां पे, पेपर जब भी दें तो अपने स्कोर को देखें कि स्कोर हमारा कितना आ रहा है, पेपर के हिसाब से हमारा परसेंटेज नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट देते रहे बेटा, और सबसे जरूरी बात आप हेल्दी रहे, बाहर की चीजों से खाने से बचिए, एनवायरनमेंट से बचिए। ठीक है, फालतू न्यूजों से बचिए। ठीक है, कि अच्छा ये हो गया, कहीं कुछ और न्यूज चल गया, अच्छा ये नहीं पेपर हो गया, ऐसा ऐसा कोई भी न्यूज से बचिए बेटा आप लोग। ठीक है, कि कोई बोल दिया कुछ हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके। ठीक है, तो ऐसे कुछ अफवाहों से बचनी है। ठीक है, चलिए तो ये सब बात को ध्यान रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से। ठीक है, चलिए, मेरा नाम अतुल कुमार राय है। ठीक है, कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। ठीक है, मैंने कई हजार बच्चों को नीट में सिलेक्शन दिलाया है, नीट मेंटर हूं बेटा। ठीक है, चलिए तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहला हमारा दिया गया है एक्सक्रीशन होता क्या है बेटा हमारा। ठीक है, यदि एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल तो सर जानते हैं, वो तो हमारा बात करेंगे जब हम लोग डाइजेशन का भी पढ़ते थे तब की बात आता था कि इजेशन में भी वेस्ट मटेरियल होता था, एक्सक्रीशन में भी वेस्ट मटेरियल। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे वेस्ट मटेरियल के साथ साथ हम लोग कौन सा बात करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारा क्या होता है, निकलता है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, पहला दिया गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कौन सा दिया गया बेटा हमारा, लैक्टिक एसिड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक, ठीक है, ये पढ़ा हमारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा विच प्रोड्यूस इन आवर बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, कि हम लोग इसमें बात करेंगे, अमोनिया की बात करेंगे, यूरिया की बात करेंगे एंड यूरिक एसिड के बारे में बात किया जाएगा बेटा हमारा। देखिए, जैसे बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट दिया गया है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, किसका हुआ, C6H12O6, क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जानते थे प्रेजेंट होता था। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट हुआ, किसको तोड़ा, CO2 H2O एंड 38 ATP, तो CO2 तो हमारा निकल गया मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में। ठीक है, क्या ये नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारा, नहीं। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट कैसा है कि जब एब्सेंस ऑफ O2 है तो यहाँ पे देखो क्या बनना हमारा, लैक्टिक एसिड भी बनना हमारा। ठीक है, अभी हमारा, ठीक है, N2 ATP। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कौन से हो गए बेटा हमारा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए हमारे। ठीक है, अब आता है बेटा हमारा कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बारे में बात किया जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए हमारा, ठीक है, एक ह्यूमन का डायग्राम बनाया गया कि हमने क्या किया, प्रोटीन खाया, प्रोटीन हमारा आया, प्रोटीन टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, तो एमाइनो एसिड का फार्मूला हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है NH2CHR एंड COOH। ठीक है, चारों ग्रुप की बात करेंगे, ये वेरिएबल ग्रुप होता है। ठीक है, कहाँ पे दिया गया बेटा हमारा, लीवर में। ठीक है, लीवर में हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, अब एमाइनो एसिड का डीएमिनेशन हुआ, डीएमिनेशन मतलब टूट जाना, किसको, एमाइनो एसिड का टूटना, उसी को
बोलते हैं डी एमिनेशन, ठीक है। टूटा किसके फॉर्म में बना, हमारा कीटो ग्यूटेरिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड बोल देते हैं, सॉरी, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड हो गया हमारा, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड, ठीक है। ये हमारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, देखिए अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय ऑर्निथिन साइकिल। हमारे लीवर में पहले क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया क्या होता है, हमारे बहुत हार्मफुल होता है, तो हमारा लीवर उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ठीक है। तो पूछा जाएगा क्या हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है, तो हाँ बनता है, कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। लेकिन वो तुरंत थोड़ी देर बाद ही ऑर्निथिन साइकिल से उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यूरिया में, ठीक है। क्या यूरिया हमारा हार्मफुल नहीं है, हाँ है हार्मफुल, वो भी है बेटा, उसको ही बॉडी से निकालेंगे, लेकिन अमोनिया क्या है, यूरिया के रिस्पेक्ट में हार्मफुल ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करेंगे हमारा अमोनिया, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में पहला कौन सा बेटा हमारा, अमोनिया, ठीक है। फर्स्ट कौन सा बेटा हमारा, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के बारे में देखो लिखा गया प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, ठीक है। जितने भी एनिमल हैं, लिविंग एनिमल हैं बेटा, ठीक है, उनमें जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो पूछा जाएगा क्या ह्यूमन में, तो कॉमन सेंस है, दिया गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल की बात करेंगे, सब में क्या बनता है, अमोनिया बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे में अमोनिया बने लीवर में, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसा है, हाईली टॉक्सिक, क्यों हाईली टॉक्सिक है, क्योंकि नॉट स्टोरेबल इन बॉडी, ठीक है। इसको स्टोर्ड यानी स्टोरेबल हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। ये रेडिली सॉल्युबल इन बॉडी, डिफ्यूज थ्रू द बॉडी सरफेस एंड गिल इन द फॉर्म ऑफ NH4, ठीक है। कुछ हमारे एनिमल इसको बॉडी सरफेस से या गिल से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको निकालने के लिए, अमोनिया को निकालने के लिए लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमारी बॉडी उतनी वाटर नहीं दे पाती है। तो आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है। कहना चाह रहे हैं कि ये अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसी में होगा जिसके पास पानी की मात्रा ज्यादा होगी। पानी की मात्रा किसके में ज्यादा होगी, जो पानी के अंदर रहते होंगे, ठीक है। देखो लिखा गया फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हमारा निकालने के लिए क्या चाहिए, लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। किडनी का कोई रोल नहीं होता अमोनिया में। क्वेश्चन पूछा गया है क्या किडनी का रोल होता है अमोनिया को निकालने के लिए, तो कोई रोल नहीं होता है। किडनी खराब हो जाए, किडनी का कोई रोल नहीं होता अमोनिया के लिए। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको निकालने के लिए किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, तो कौन मारेंगे, अमोनिया मारा जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, दूसरा हमारा कौन सा है, यूरिया के बारे में, ठीक है। यूरिया जानते हैं NH2CO NH2, अमोनिया से जो बना उसी को बोला जाएगा यूरिया, ठीक है। तो यूरिया देखिए प्रोड्यूस इन लीवर फ्रॉम अमोनिया, ये तो हम जानते हैं कि लीवर हमारा अमोनिया बाय द ऑर्निथिन साइकिल और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ठीक है। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल ये एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे दिया गया है हमारा, ठीक है। दूसरा ये कैसा होगा, लेस टॉक्सिक इन द रिस्पेक्ट ऑफ अमोनिया, ठीक है। स्मॉल अमाउंट स्टोरेबल इन आवर बॉडी, ठीक है। इसके स्मॉल अमाउंट क्या कर सकते हैं, बॉडी में स्टोर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। किसको बनाए रखने के लिए बेटा, हमारा ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया को हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत स्टोर करके रखते हैं। देखिए, ठीक है, ब्लड 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड रख सकते हैं। किडनी मैट्रिक्स मेंटेन ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट, लिखा गया है कि यूरिया क्यों रखा जाता है हमारे बॉडी में, क्यों, क्योंकि हमारी ऑस्मोलरिटी बनाने के लिए किडनी में, ठीक है। किडनी में हम जब पढ़ेंगे कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो हम मेडुला की ऑस्मोलरिटी बनाए रखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। लेस सॉल्युबल, देखो लिखा लेस सॉल्युबल फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे लिए सफिशिएंट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हमारा यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है। इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दिया गया है, इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल इट इज मेजर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है, कि इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या मैमल से बनता है, तो हाँ बनता है, ठीक है।
प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन में हमारा टूटता है तो हमारे बॉडी में क्या बनता है, यूरिक एसिड। कौन सा प्रोटीन, तो देखिए यहाँ पे चलेंगे बेटा हमारा, ठीक है। इन मैमल यूरिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन जानते होगे, प्यूरिन एंड पैरामिडिन की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। जब प्यूरिन टूटता है तो जैंथीन में कन्वर्ट होता है और जैंथीन फिर किस में कन्वर्ट होता है बेटा हमारा, यूरिक एसिड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है बेटा हमारा, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमारे जो ज्वाइंट है वहां जाके डिपॉजिट होता है और डिपोजिशन से क्या बनता है, अर्थराइटिस होता है, ठीक है। गाउटी अर्थराइटिस, देखिए लिखा गाउटी अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। तो पूछा था क्या यूरिक एसिड होता है हमारे बॉडी में, हाँ। हम प्रोटीन जब ज्यादा खाएंगे तो प्यूरिन जो होता है उसका पार्ट वो टूटेगा और ज्वाइंट पे आके क्या होगा, इकट्ठा होगा, डिपॉजिट होगा और ज्वाइंट में क्या होगा, पेनफुल होगा चलने में, ठीक है। उसी को बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, यूरिक एसिड देखो लिखा गया है लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। यदि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड में देखा जाए तो यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट सॉल्युबल इन आवर बॉडी, ठीक है। फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको निकालने के लिए पानी की मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों ने नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है। पूछा जाएगा क्या ह्यूमन में अमोनिया बनता है, यस बनता है। यूरिया यस बनता है, ठीक है। यूरिक एसिड वो भी बनता है, ठीक है। तीनों हमारे बॉडी में होगा, ठीक है। अमोनिया कहाँ बनेगा, लीवर में। अमोनिया लीवर में, उसका अमोनिया क्या करता है, अमोनिया बनता है, लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, यूरिया में। और यूरिया हमारा बन गया। अब यूरिक एसिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, कौन सा प्रोटीन, प्यूरिन के कारण से, ठीक है। तो प्यूरिन के कारण से बनता है हमारा, ठीक है, जिसके को बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस बोला जाता है, ठीक है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको देखते हो ज्वाइंट में थोड़ा पेन होना चालू हो जाता है। अर्थराइटिस में क्या होता है, हर जगह ज्वाइंट पे क्या होगा, यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण वहां पे पेनफुल होना चालू हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखो तीनों बात किया गया एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तीनों में एग्जाम्पल की बात करेंगे और एग्जाम्पल्स यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। पहला दिया गया टाइप ऑफ एनिमल, पहला दिया गया अमीनोटेलिक, जो अमोनिया निकालता है उसे बोलते हैं अमीनोटेलिक, जो यूरिया निकालता है उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक एंड हमारा एक यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये तीनों दिया गया, ठीक है। लास्ट में टेलिक लगा देना है, ठीक है। लास्ट में क्या कर देना, टेलिक लगा देना। अमोनिया तो अमीनोटेलिक, यूरिया यूरिकोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है। अमोनिया की बात करेंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कौन से हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, वो क्या निकालते हैं, हमारा अमोनिया निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं बेटा, हमारा अमोनिया निकालते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा एक्वेटिक एम्फीबियन है, एम्फीबियन में लार्वा ऑफ फ्रॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये नीट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा आपको, ठीक है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जो लार्वा ऑफ फ्रॉग है वो क्या निकालता है, तो अमोनिया, क्योंकि लार्वा ऑफ फ्रॉग कहाँ पाया जाता है बेटा, पानी में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। फिर हमारे दिया गया कौन सा बेटा हमारा, कि बोनी फिश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा, हमारा बोनी फिश के बारे में, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल हो गए किसका, हमारा अमीनोटेलिक का होगा, ठीक है। अब बात करेंगे यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरिको एंड यूरियो, ठीक है। तो यूरियोटेलिक जो क्या निकालता है बेटा, हमारा यूरिया निकालता है, ठीक है। अब देखिए यूरिया कौन निकालता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो क्या निकालेंगे, यूरिया निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यानी एडल्ट फ्रॉग, जो लार्वा फ्रॉग था अमोनिया निकालता था, पानी में रहता था। टेरेस्ट्रियल क्या निकालेगा, यूरिया। मैरीन फिश ये कौन सा था, बोनी फिश, इधर कौन सा हो गया, मैरीन फिश, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। और एक आ गया कौन सा बेटा, हमारा मैमल्स आ गया। कौन सा आ गया बेटा, हमारा मैमल्स आ गया बेटा हमारा, ठीक है। तो याद रखना यूरिकोटेलिक में बात करेंगे तो पहले याद रखना रेप्टाइल्स और बर्ड से बहुत जरूरी याद रखना कि ये दोनों होते हैं। फिर लैंड स्नेल एंड सम आर्थ्रोपोडा, जिसमें बात करेंगे किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप पढ़ के जरूर जाना बेटा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, गिवन है, तो आप एग्जांपल इसको पढ़ के जरूर जाना बेटा, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल हो गया, यानी तीनों हम लोग एस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात किया गया कि जो हम लोग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब कुछ एनिमल है उसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। देखो लिखा गया है टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल, ठीक है। पहला दिया गया है पोर्टोनेफ्रेडिया, ठीक है। पहला दिया गया हमारा
प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल। फ्लैम सेल किसमें पाया जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना कि किसमें पाया जाता है बेटा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कौन सा बेटा? फ्लैटवर्म, जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया, रोटीफर्स एंड सम एनीलिडा एंड द स्टेफेलोकॉर्डेटा में कौन सा आता है? एम्फीओक्सिस, ठीक है, डायरेक्ट इतना याद रखना, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा नेफ्रिडिया किसमें होता है? तो अर्थवर्म एंड अदर एनीलिड्स, ठीक है, अर्थवर्म और किसमें बेटा हमारा? अदर एनीलिडा में पाया जाता है कौन सा? नेफ्रिडिया, ठीक है। मल्पीजियन टिब्यूल, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मल्पीजियन टिब्यूल किसमें होता है? इंसेक्ट इंक्लूडिंग कौन सा बेटा हमारा? कॉकरोच, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आर्थ्रोपोडा लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है? क्रस्टेशियन लाइक कौन सा होगा बेटा हमारा? प्रॉन, ठीक है। और किडनी जानते होंगे, जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब में क्या पाया जाता है? किडनी पाई जाती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और कुछ एनिमल है कि उस एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम का किसका है कि दो किडनी दिया गया और देखना दोनों एक ऊपर है और एक है नीचे है, ध्यान देना, ठीक है, ऊपर और नीचे है, ठीक है। अभी आप पता करना राइट वाला कि लेफ्ट वाला, ठीक है, ये आपका काम है, आपको दे रहे बेटा, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, राइट वाला नीचे होता है कि लेफ्ट वाला, और क्यों होता है ये आपके लिए देते हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो देखो किडनी यहाँ पे दिख रही होगी, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ब्लू और एक कौन सा बेटा हमारा? रेड। दोनों से एक किडनी से हमारी एक पाइप निकली होगी और एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें जाकर जुड़ा है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए एक किडनी दी गई आपको, ठीक है, किडनी से यहाँ से दो ट्यूब दिया गया है, ठीक है, एक हमारा, ठीक है, देखिए ये दिया गया हमारा कौन सा? ये दिया गया डॉर्सल एओर्टा, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा, और ये हमारा कौन सा है? वेन है, ठीक है, कौन सा बेटा हमारा? वेन होता है, ठीक है। ये किडनी हो गई, ठीक है, यहां से जो ट्यूब गई, एक है रीनल वेन और एक है रीनल आर्टरी, ठीक है। किडनी से नाम आता है, जो आर्टरी और वेन निकलते हैं उसे बोलते हैं रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेन निकली उसे रीनल वेन, जो आर्टरी निकली उसे क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी बोलेंगे बेटा, ठीक है। देखिए किडनी, ये हमारी जो किडनी से दो पाइप दिख रही है, पीली पीली पाइप दिख रही है, येलो कलर की दिख रही है, उसको बोलते हैं यूरेटर। तो दो किडनी और दो यूरेटर होंगे बेटा, ठीक है। अब ऐसा ये हमारा जहां पे यूरेटर आके ओपन होता है उसे बोलते हैं कौन सा? यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जाके यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ही होगा, ऐसा नहीं बोल देना कि सर यूरिनरी ब्लैडर भी दो होंगे, नहीं, एक ही होगा बेटा, ठीक है। और वहां से एक छोटा सा ओपनिंग है जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा बोला जाता है, ठीक है। एक छोटी सी ओपनिंग होगी जिसको बोला जाएगा कौन सा बेटा हमारा? यूरेथ्रा बोला जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल में यूरेथ्रा क्या होता है? लॉन्गर होता है, और फीमेल में कैसा होता है? शॉर्टर होता है, ठीक है। मेल में हमारा 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आता है किडनी। किडनी की पोजीशन कहाँ पे होती है, ठीक है, पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे किडनी की पोजीशन, ठीक है, तो ऐसा लिखा रहता है रेट्रो पेरिटोमियल, ठीक है, टोमियल साइड, ठीक है, रेट्रोपेरिटोमियल साइड। ये होता क्या रेट्रोपेरिटोमियल साइड, ठीक है। तो ये जानते होगे ये हमारा वर्टिब्रा है, ये क्या जानते हैं? वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के जस्ट यहाँ पीछे की साइड में दोनों आजू बाजू, ठीक है, दोनों आजू बाजू यहाँ पे क्या पाए थे? किडनी। कैसे पता करेंगे? तो देखो लिखा गया लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। पीछे देखेंगे लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, इनके बीच में जैसे लाइन मार्क करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? हमको किडनी देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ठीक है, कि किडनी कैसी होती है, ठीक है। तो पीछे देखेंगे, वर्टिब्रास देखेंगे, वहां पे थोरैक्स और लंबर दोनों के बीच में जो आएगा वही होगा क्या? किडनी होगी बेटा, ठीक है। तो दोनों किडनी की शेप कैसे दिखती है? बीन शेप का होता है, ठीक है, कैसा होता है? बीन शेप, ठीक है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, देखिए दिख रहा होगा, जिसको क्या बोला गया? एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये किडनी आपको एक सुंदर सा डायग्राम आपको किडनी का दिख रहा था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है, तो ध्यान रखना बेटा आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। ये हम पहले बता देते हैं, ठीक है, होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। जैसे आप क्लास कर रहे हैं, मस्त होकर क्लास चल रही है, पूरी एनर्जेटिक क्लास है, ठीक है, बढ़िया से आप कंसंट्रेशन से, पूरी कंसंट्रेशन से क्या कर रहे हो? आप लेक्चर को सुन रहे हो, ठीक है।
बट उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, आप पानी भी पीते जा रहे हो, पानी लेके आते हैं बोतल में, घर पे मम्मी दे दी, पापा दे दिए, हम खुद ही ले आए, ठीक है, तो पानी लेके आए, ठीक है, और आपका लेक्चर चल रहा है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप बैठ के पढ़ाई करें, जैसे नीट का है आपको 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहना, मजेदार, ठीक है, मस्त होके एंजॉय के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ गए अरे सर क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस बार तो ना नीट होए, ठीक है, पहले तो यही क्वेश्चन हटाना अपने माइंड से कि नीट ना होए फिर क्या करें, नहीं, ये सब कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, ठीक है, एनर्जी के साथ और क्या करना, लगे रहना, लग जाओ, ठीक है, जो भी दिन टाइम बचा है, ठीक है, उसमें क्या करो, लग जाओ, ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, ठीक है, तो लगना है बस, और कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, हमको सवाल नहीं खड़ा करने हैं ज्यादा, ठीक है, टेंशन किसको होता है, ठीक है, जो पढ़ा होता है अच्छे से, ठीक है, जो पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, अब उसको टेंशन होता है कहीं नंबर कम ना, अब जो पढ़ा ही नहीं उसको क्या टेंशन है बेटा, ठीक है, अरे उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जो पढ़ा नहीं उसको क्या टेंशन, कुछ टेंशन लेना है नहीं है, ठीक है, वो बस इधर उधर ढूंढेगा और कहेगा चलो हो जाएगा, ठीक है, जो पढ़ लिया अच्छे से स्टडी कर लिया अब उसको डर भी लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, जो ड्रॉपर है उसके माइंड में चलेगा क्योंकि वो जानता है पेपर कैसे था कैसे देना है, उसको माइंड में कि भैया इस साल हो जाना चाहिए, उसके क्वेश्चन आते रहेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई करने का बेटा, ठीक है, तो क्या करना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब हमको यूरिनेशन आने वाला है, ठीक है, अब क्या किए, जैसे हम लोग क्लास लेक्चर छोड़ा गया, जैसे बाहर गया, ठीक है, टीचर बाहर गए ऑफलाइन क्लास में हो, ठीक है, या ऑनलाइन में जैसे आपने देखा 1-2 घंटे 4 घंटे का वीडियो देखा, फिर बोला कि अब चलते हैं, ठीक है, जैसे क्लासरूम जैसे अपने रूम से या क्लासरूम से घर पे जैसे बाहर जाने गए तो वहां पे क्या किया, किसी ने बाहर से आपका दरवाजा बंद कर दिया गलती की वजह से, ठीक है, अब गलती की वजह से बंद कर दिया तो होगा क्या बेटा, अब तो यूरिनेशन लगा था, अब हम उसको इमरजेंसी कंडीशन में आ गए, अब हमको रोकना है, ठीक है, उसी तरह हमारा जब 3 घंटे का पेपर देने बैठते हो नीट में तो हमारी सब बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में चली जाती है, तो उस समय 3 घंटे के अंदर ना यूरिनेशन होता है ना डाइजेशन, हमको ठीक है भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगता, सारा ब्रेन सर्कुलेशन बढ़ा होता, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बढ़ा, हार्ट की बीट बढ़ी, थोड़ा बीपी बढ़ा, एनर्जी मिली, ऑक्सीजन मिल रहा है और हम काम कर रहे जा रहे हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में आने के बाद हम अपने यूरिनेशन को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है बेटा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इस पे हमारा ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्मूथ मसल, और इसी स्मूथ मसल में कुछ पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं जो सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ठीक है, ये सिग्नल देते हैं किसको बेटा, हमारा सीएनएस को, ठीक है, सीएनएस यानी 2 जगह मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर हमारा देगा कौन सा, सेरिबेलम, ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पे ये यूरेटर है, यूरेटर के पास एक वॉलेंट्री स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर जानते होंगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल पे होता है, इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल पे नहीं होता है, ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि देखिए सीएनएस है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या करेगा, पीएनएस और एएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 आता है, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम करेगा, इमरजेंसी, आप सिंपैथी कब देते हो किसी को, ड्यू टू इमरजेंसी में आप सिंपैथी देते हो, भैया हाँ ठीक है बढ़िया है कोई अच्छा ठीक है ऐसे तो करके, ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक कब काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या हो रहा है बेटा हमारा, ठीक है, कि नॉर्मल कंडीशन में है तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कि कॉन्ट्रेक्शन होगा हमारा नॉर्मल कंडीशन, कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है बढ़िया है, गेट खुला है चले गए अपना, ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या होगा, यू होगा कॉन्ट्रेक्शन, और जो यूरेथ्रा है वो क्या होगा, रिलैक्सेशन, वो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, यूरेथ्रा देखिए हमारा क्या होगा, यूरेथ्रा, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है ये वॉलंटरी, ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, और ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो स्टार्ट मैक्चुरेशन, ठीक है, यूरिनेशन स्टॉप चालू हो जाएगा हमारा, स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा, जब हम इमरजेंसी कंडीशन में चले गए जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स, और हमारा यूरेथ्रा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, यूरेथ्रा क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप किया जाएगा बेटा, ठीक है, तो देखिए ये हमारा सिंपैथेटिक है, तो ये क्या करेगा कि हम लिख बेटा कि रिलैक्सेशन ऑफ, ठीक है, लिख सकते हैं कौन सा बेटा हमारा, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रिलैक्सेशन करेगा किसको बेटा, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा इमरजेंसी कंडीशन में, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये खुल जाएगा तो यूरिनेशन तो वही स्टार्ट हो गया इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिलैक्स होगा और ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा कि यूरिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप हो जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए
चलिए ठीक है, तो आपको बता दिया गया हमारा, ठीक है, कि ये हमारा ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर इसी के साथ हमारा क्या लिख सकते हैं कि यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से लिख सकते हैं यूरिनेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट लिखा गया, स्टॉप आपको लिखा दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा दोनों के बारे में, ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब आएगा किडनी। किडनी कैसा होता है, ठीक है, तो किडनी हम लोग देखे थे, डायग्राम भी देखे थे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का होता है, लास्ट थोरेक्सिक और थर्ड लंबर में होता है, ठीक है। देखो सब लिखा गया है, लास्ट थोरेक्सिक, थर्ड लंबर, रेडिश कलर, ब्राउन, बीन शेप का, ठीक है। क्लोज द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एक एब्डोमिनल पीछे की कैविटी होगी हमारी एब्डोमिनल, उस कैविटी में इस तरह करके किडनी देखो इस तरह, और यहाँ पे एक किडनी, यहाँ दूसरी किडनी पाई जाएगी बेटा आपको, ठीक है। ईच किडनी, ये याद रखना, कभी कल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ईच किडनी हैड एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर क्या दिया गया बेटा, हमारा लेंथ दिया गया है, 5 to 7 सेंटीमीटर हमारा विड्थ दिया गया है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस दिया गया है, और एवरेज वेट की बात करेंगे तो 120 to 170 ग्राम होता है बेटा, ठीक है। तो ये लाइनिंग याद रखना बेटा, ठीक है, ये मेजरमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक किडनी बना के डायग्राम दिया गया है, ठीक है, कि ये किडनी है, ये कौन है, डोर्सल इनर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, कौन सा बेटा हमारा, डोर्सल इनर एब्डोमिनल कैविटी है बेटा, ठीक है। देखिए इस कैविटी में क्या है, किडनी है, तो देखो एक किडनी है, बीन शेप का है, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं हमारा, ठीक है। कि देखिए हमारा जो ब्लड लेके जाएगा उसे रीनल वेन बोलेंगे, जो ब्लड लेके आएगा उसे क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरा यूरिन सब लेके पास हो रहा था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे यूरेटर बोलते थे, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। जो ओपनिंग होती है ये हाइलम किडनी का पार्ट नहीं होता है, हाइलम कभी किडनी का पार्ट नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फिर ये जो ओपन हो रहा है यहाँ पे उसको बोलते हैं पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, पेल्विस होते हैं, ठीक है। किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कौन सा बेटा हमारा, मेडुला होता है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया किडनी को, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला, ठीक है। अब देखते हैं और डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम देखिए बेटा, एक सुंदर सा डायग्राम आपको एनसीईआरटी पे दिख रहा होगा, ठीक है, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास से बनाया गया 3D डायग्राम, ठीक है। देखिए ये जो रेड कलर से है, देखिए रेड कलर भी ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, ब्लू कलर ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, देख रहा है। तो जो लेके आ रहा है उसे बोला गया रीनल वेन, जो लेके जा रहा है उसे बोला गया रीनल आर्टरी बोला गया, ठीक है। और ये जो था हमारा, इसको क्या बोलते थे, यूट्रस बोलते थे हमारा, यूरेटर बोलते थे बेटा, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर वाले पार्ट को पेडुला, जो इसमें कवरिंग होगी, सिंगल कवरिंग ऑफ किडनी, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा हम लोग, लिख दिया जाता है, क्या लिख देते हैं कि कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है, कवरिंग ऑफ किडनी नोन एज क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह करके देखिए, एक ऐसे करके, दो, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको क्या बोला गया, रीनल पिरामिड, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो कितने नंबर में पाए जाते हैं, हमारा 8 to 12 नंबर पाए जाते हैं, कौन सा, कि रीनल पिरामिड पाए जाते हैं एक किडनी में हमारा, ठीक है, एक किडनी में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। और इस तरह करके इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसा एनसीईआरटी में आपको बना के दिया गया है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है बेटा, ठीक है। चलिए ये बताए थे, यहाँ पे जो ओपनिंग था, यहाँ पे जो ओपनिंग था उसको क्या बोलते थे, लिख सकते हैं कौन सा, हाइलम, और हाइलम जाके फिर एक बड़े से ओपनिंग में खोलता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा हमारा, ठीक है, देखिए कहाँ गया, रीनल पेल्विस, ठीक है, कौन सा बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है। और यहीं पे आएगा मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स भी आता है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम देखना, उसमें आपको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक आता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो हम लिख लेते हैं बेटा, कि लिया गया रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, जब कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है, मेडुला में, ठीक है। देखिए जैसे हम किडनी बना रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे, देखिए ऐसे बना लिया, ठीक है। देखिए
ये हमारा कॉर्टेक्स था, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला था, ये पूरा का पूरा मेडुला है। जब कॉर्टेक्स वाला मेडुला में चला जाए, देखिए ये मेडुला में आ गया, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन मेडुला में चला जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम आप क्या बोलते हैं, बर्टिनी बोला जाता है, ठीक है, रीनल कॉलम आप क्या बोलते हैं, बर्टिनी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया, ठीक है, कि स्ट्रक्चर हमको किडनी का बता दिया गया, ठीक है। अब आता है बेटा हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है, सबसे सुंदर टॉपिक से हमारा इसका, ठीक है, कि क्या होता है नेफ्रॉन, ठीक है। इस नेफ्रॉन क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है, ठीक है, यूनिफेरस ट्यूब्यूल, यूनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, नाम भी कितना सुंदर दिया गया है, ठीक है। यूनरी यानी यूरिन से बात करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा यूरिन वहां पे जाएगा, ब्लड जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, सब, ठीक है, घूमते हुए उस ट्यूब्यूल में घूमते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है, ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है। कितने होते हैं, ठीक है, कि हमारा नंबर भी बात करेंगे तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ इन बोथ किडनी 2 मिलियन, वन किडनी में 1 मिलियन, दोनों किडनी में 2 मिलियन होते हैं, ठीक है, देखो दोनों लिखा गया है, ठीक है। नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, नोन एज क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सुंदर सा भी आएगा, याद रखना, कैपिलरी, आर्टरी और वेन मिलता था तो कैपिलरी बोलते थे, याद आ रहा होगा, आर्टरी और वेन मिलता था तो कैपिलरी बोलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पे दोनों आर्टरी मिलके, आर्टरी इधर भी आर्टरी इधर, और मिलके क्या बनाएंगे, कैपिलरी बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा है बेटा, हमारा इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, इसके ऊपर अंदर हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। फिर हमारा ये देखो पार्ट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जिसको बोलेंगे देखो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ इनले एंड डीसीटी, ठीक है। और एक आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये नाम दिया गया बेटा हमारा, ठीक है। अब देखिए कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला देते हैं तो बोलते हैं उसे मल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। याद रखना कि जब ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो था और बोमेन कैप्सूल आपस में मिल जाते हैं तो उसे को बोलते हैं मल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स बोला जाता है बेटा आपको, ठीक है। याद रखना ट्यूबुलर पार्ट में कौन सा आएगा, तो बोमेन कैप्सूल, फिर कौन सा, पीसीटी, लूप ऑफ इनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए कितना मिलियन, 2 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ठीक है। याद रखना न्यूरॉन मत बोल देना बेटा, न्यूरॉन, ठीक है, मत कर देना गलती से, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए एक सुंदर सा 3D डायग्राम बनाया गया है आपको, ठीक है, कि दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यही तो ग्लोमेरुलस है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बोला जा रहा है तो यहाँ पे देखिए एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल, दोनों आर्टियोल हैं और दोनों आर्टियोल मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे कैपिलरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये कौन सा है बेटा, हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, देखो लिखा ब्लड फ्रॉम कहाँ से बेटा, हमारा हार्ट से, और ये ब्लड फिर वापस लेके जा रहा है कौन तक, ब्लड टू हार्ट, ठीक है। एफरेंट यानी दूर जा रहा है, एफरेंट पास में आ रहा है, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात करेंगे कि फिल्ट्रेशन स्लिट के बारे में, ठीक है, कि जैसे हम लोगों ने बात किया था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में, उसी तरह बात करेंगे यहाँ पे कौन सा बेटा, हमारा फिल्ट्रेशन स्लिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितना फिल्ट्रेशन स्लिट होगा, तो ये ब्लड वेसल है हमारा, ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं, तो वो हो गया हमारा एंडोथीलियम, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, बोमेन कैप्सूल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आउटर पार्ट और दूसरा कौन सा बेटा, हमारा इनर पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट को, ठीक है, आउटर पार्ट को हम लोगों ने कई बार पढ़ा, आउटर को बोलते हैं पेराइटल और इनर को क्या बोलते हैं हम लोग, विसरल बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर पार्ट कौन सा है, पेराइटल, किसका बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इनर पार्ट किसका बना होता है, विसरल, उसमें क्या होते हैं, पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल क्या होता है,
पोडोसाइट सेल क्या होता है कि जिसमें पोर बियरिंग सेल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पोडोसाइट सेल, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होना है। क्या होना है? फिल्ट्रेशन। यदि मान लो ये बोमेन कैप्सूल है, उसके इनर लाइनिंग पे यदि पोर ना होगा तो जो हमारा यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड रुक रहा है, यहाँ ब्लड के साथ कई चीजें, तो क्या वो फिल्टर हो पाएंगे? कभी भी फिल्टर नहीं हो पाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे डायग्राम, ये देखिए छोटे 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 डायग्राम दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी को कौन सा बोलते हैं? पोडोसाइट सेल। ठीक है, देखिए तो दूसरा बोमेन कैप्सूल का पोडोसाइट सेल, और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन होगा उसी को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। एक नेफ्रॉन एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा आपको। ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते थे? जो ब्लड लेके आता था उसे बोलते थे एफ्रेंट, जो ब्लड लेके जाता था उसे क्या बोलते थे? इफ्रेंट। फिर हमारा देखो ये कौन सा था? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर देखो हमारा कैपिलरी है, वहां पे तो कट करके, यहाँ पे तो क्या किया गया था? इसको कट कर दिया गया था। इसके ऊपर एक कवरिंग थी, इसके ऊपर क्या थी? कवरिंग थी। इसको हमने उनका कट दिया तो हमको एक कैपिलरी दिख रही है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये इसी को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये वाला, तो इसको क्या बोला गया? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बोला गया। अब ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल देखिए ऐसे गया है हमारा, तो नीचे जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? हमारा डिसेंडिंग। जो ऊपर जा रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? असेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में, जो नीचे गया उसे डिसेंडिंग, जो ऊपर गया उसे क्या बोलेंगे? असेंडिंग। ठीक है, देखिए असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले बोला गया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ये हमारा देखिए फिर हमारा कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में है तो उसे बोलेंगे डिस्टल। जो बोमेन कैप्सूल के पास में है उसे बोला गया प्रोक्सिमल, जो दूर है उसे क्या बोला गया? डिस्टल। कन्वोल्यूटेड यानी क्या हो रहा? क्या होगा? उलझा हुआ। ठीक है, पूरा सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस नाते उसे बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको एक नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बनाया गया जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ब्लड वेसल दिख रहा है कि एफरेंट है, एफरेंट क्या कर रहा है? चारों तरफ पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले चारों तरफ है। ठीक है, जब लूप ऑफ हेनले के राउंड, लूप ऑफ हेनले के राउंड डेंस कनेक्टिव है, डेंस है हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसको बोला गया, कौन सा बोला गया? वासा रेक्टा बोला गया। ठीक है, और जब पीसीटी और डीसीटी पे है तो उसे को क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, सिंपल से बताते हैं। ठीक है, जब एफरेंट आर्टियोल कॉर्टेक्स रीजन में होगा, कॉर्टेक्स रीजन में होगा तो उसे बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब वही जब मेडुला में और लॉन्गर लूप के पास में पहुंच जाएगा तो उसे को क्या बोला जाएगा? वासा रेक्टा बोला जाएगा। ठीक है, अब वासा रेक्टा काम भी आगे पढ़ेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, आगे काम भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए डायग्राम, एक सुंदर सा डायग्राम दिया गया एफरेंट और इफरेंट के बारे में, बोमेन कैप्सूल के बारे में एंड ग्लोमेरुलस के बारे में बेटा आपको। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये हमारा ये वाला कौन सा है? हम लोग जानते हैं कौन सा है? एफरेंट। ये कौन सा बेटा हमारा? कि एफरेंट है। ठीक है, दूसरा कौन सा बेटा हमारा? ये वाला कौन सा है? इफरेंट है। कौन सा है? एक हमारा एफरेंट है, दूसरा कौन सा बेटा हमारा? इफरेंट है। ठीक है, तो एफरेंट और कौन सा बेटा हमारा? इफरेंट। ठीक है, देखिए यहां से ब्लड हमारा ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस देखिए चारों तरफ पीसीटी हो लूप ऑफ हेनले, तो देखिए यहाँ पे दो कलर बनाए गए। ठीक है, ये जो है इसको बोला जाएगा, ये जो है बेटा हमारा तो इसको बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हमारा? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा देखिए शानदार दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा हो गया बेटा हमारा? वासा रेक्टा हो गया। कौन सा हो गया बेटा हमारा? वासा रेक्टा हो गया। जो लूप ऑफ हेनले के राउंड, सिर्फ लूप ऑफ हेनले के राउंड है तो उसे बोलेंगे वासा रेक्टा। ये कौन सा हो गया हमारा? कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा हमारा? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये चारों तरफ क्यों है ऐसा? ये ब्लड वेसल क्यों है कि जब कोई चीज यहां से जाएगा, जब ये जाएगा यहां से फ्लूइड पास होगा तो यदि कुछ हमारे लिए यूजफुल चीजें होंगी तो क्या करेगा? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके फ्रेंड को भेज के कहां भेज देगा? हार्ट को। ठीक है, और जो नहीं एब्जॉर्ब करने वाला होगा वो क्या करे? इसको दे देगा, भैया सिक्रीट आउट कर दीजिए। यहां से क्या हो जाएगा? सिक्रीशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में बेटा। ठीक है, चलिए ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, टाइप ऑफ इपिथेलियम इन नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, कि कैसा कैसा नेफ्रॉन होता है हमारा। ठीक है, नेफ्रॉन में किस तरह का इपिथेलियम पाया जाता है
ये आपको जानना भी है बेटा, ठीक है, ये जानना भी है कि टाइप ऑफ इपिथेलियम नेफ्रॉन में हमारा कैसे किस तरह के कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इपिथेलियम ही है। देखिए पहला बोमेन कैप्सूल, यदि हम लोग बोमेन कैप्सूल की बात करेंगे तो उसमें कौन सा होगा, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। पीसीटी का याद रखना, ये पूछा जाता है, पीसीटी आपको नीट में पूछा जाता है, ठीक है, ये नीट में पूछा जाता है, ठीक है, पीसीटी के बारे में, ठीक है, कि पीसीटी में कौन सा होता है, सिंपल क्यूबाइडल। कैसा होता है बेटा हमारा, सिंपल क्यूबाइडल होता है, ठीक है। और सिंपल क्यूबाइडल में कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से होता है, पीसीटी से होता है। ध्यान रखना, दिमाग खोल के याद रखना कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां से होगा बेटा, हमारा पीसीटी से होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे लूप ऑफ हेनले, एक डिसेंडिंग है और एक कौन सा बेटा, असेंडिंग। डिसेंडिंग में सिंपल स्क्वामस, ठीक है, असेंडिंग में किसका हमारा, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम होता है, ठीक है। फिर क्यूबॉइडल और कौन सा, क्यूबॉइडल, ठीक है। तो क्यूबॉइडल इधर भी है, क्यूबॉइडल इधर भी है, क्यूबॉइडल इधर है, ठीक है। यानी असेंडिंग के बाद तीनों के तीनों क्यूबॉइडल याद रखना। डिसेंडिंग और बोमेन कैप्सूल सिंपल स्क्वामस, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल ही है बट उसमें कैसा है, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो दो ही याद रखना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। बस याद रखना पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल की यदि बात करेंगे तो उसमें ब्रश बॉर्डर लगा देना, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, यदि नीट में बना दे तो मजा आ जाए, ठीक है, नीट में बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, नीट में देना चाहिए। चलिए पहला दिया गया पैसेज ऑफ यूरिन और दूसरा दिया गया पैसेज ऑफ ब्लड। लोग क्या करते हैं, ब्लड और यूरिन दोनों का एक ही मार देते हैं, ठीक है, इतने जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं कहां जाना होता है, ठीक है, कि लोग दोनों नीट में क्या करते हैं, दोनों मार देते हैं, ठीक है। पूछा गया पैसेज ऑफ ब्लड और उसमें ये ऑप्शन दिख गया चमकता हुआ, मार के आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप हमसे जुड़े हो तो ऐसा काम नहीं करना, इसी तो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, ठीक है, कि कोई गलती ऐसा मिस्टेक ना हो, अच्छे से पढ़ के जाए, अच्छे रिविजन करके जाए और नंबर अच्छे ले आए और सिलेक्शन दे बेटा, ठीक है। चलिए हमारा भी काम यही है, आपका भी टारगेट वही है और आपके पेरेंट्स का भी सपना वही है। हमारा सपना क्या है कि आप डॉक्टर बनो, आपका सपना क्या है आप डॉक्टर बनो, आपके पेरेंट्स का सपना क्या है कि आप डॉक्टर बनो, तीनों के सपने एक हैं, तो मेहनत भी एक तरह किया जाएगा बेटा, ठीक है, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है पैसेज ऑफ यूरिन कौन है, कलेक्टिंग डक्ट, फिर कौन सा आएगा, कैलिक्स बताए थे। कैलिक्स दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर कैलिक्स होते हैं, ठीक है। जब किडनी बात करेंगे, किडनी में ऐसे बात किया गया था, ये पिरामिड के बारे में, ये पिरामिड तो एक माइनर और एक कौन सा होगा, मेजर, ठीक है। फिर वहां से कौन जाएगा बेटा, बताए थे, किसके आगे कौन सा होता है, पेल्विस, पेल्विस के आगे कौन आएगा, पेल्विस यहाँ से निकल जाता है कौन सा, यूरेटर, यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर और फिर कौन सा जाएगा बेटा हमारा, यूरेथ्रा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये पैसेज ऑफ कौन सा बेटा, यूरिन है, ठीक है। दूसरा पूछा गया है पैसेज ऑफ ब्लड, ब्लड के लिए एफरेंट और इफरेंट की बात करेंगे, ठीक है। लेके आएगा कौन सा, देखिए रीनल आर्टरी लेके आएगा, हमारा देखो आर्टरीज हो गया, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस, टप टप कैपिलरी लेके आया, ग्लोमेरुलस पे गया, ग्लोमेरुलस किसको भेजा, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल किसको दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी या फिर बोला जाएगा वासा रेक्टा, वासा रेक्टा हमारा कहाँ पे, वेन्यूल, रीनल वेन और फिर हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोनों सीक्वेंस याद रखना बेटा, इन दोनों सीक्वेंस को आप लोग क्या करो, ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है। दोनों सीक्वेंस को क्या करिए, ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, इसको फटाफट बेटा, ठीक है। तो फिर आगे आएगा क्वेश्चन बेटा हमारा, ठीक है, कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन, डायग्राम में दिख रहा है, एनसीईआरटी में पूछा गया है कि दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग और लूप ऑफ हेनले के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कौन सा बेटा हमारा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। होता क्या दोनों, ठीक है, देखिए यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कई नेफ्रॉन आके इसलिए बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि कई नेफ्रॉन आके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें डायग्राम दिया गया कि देखिए ये नेफ्रॉन है, देखिए यहाँ पे बोमेन कैप्सूल दिख रहा होगा, ठीक है, दिख ही रहा होगा, दिखेगा ही दिखेगा, देखिए दिखा, ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे भी बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। अभी हम दो नेफ्रॉन बनाए, ठीक है। तो देखिए ये नेफ्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और एक कलेक्टिंग डक्ट में, ये भी नेफ्रॉन ऐसे आ रहा है, ये देखिए बड़ा सा, और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट हमारे क्या होते हैं, कई नेफ्रॉन आके एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, इसी नाते कभी भी कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बोला जाता है बेटा, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए, ये लूप ऑफ हेनले का क्या है, लॉन्गर। दूसरा ले लेते हैं बेटा हमारा, ठीक है, रेड पेन से। ये जो है इसका लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्टर, ठीक है। और ये जो डिवाइड करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे डिवाइड, ये हमारा कॉर्टेक्स और ये वाला मेडुला, ठीक है। देखिए जो कॉर्टेक्स वाला कॉर्टिकल रीजन, मेडुला वाला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं उसे, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना होता है 85% और ये कितना होता है 15%, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैक्सिमम पार्ट इसका, ठीक है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की बात किया गया है, इसका मैक्सिमम पार्ट कहां होगा, कॉर्टेक्स में होगा। छोटा सा मेडुलाम होता है, बहुत छोटा सा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, इसका मैक्सिमम पार्ट ऑफ कहां पे होगा बेटा, मेडुला। देखिए ये छोटा सा है, इसका बड़ा वाला पार्ट कहां है, मेडुला में, ठीक है। वासा रेक्टा यहाँ पे कौन सा होगा, एब्सेंट। बहुत ध्यान रखना, वासा रेक्टा क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के अराउंड था। जब लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा तब इसके चारों तरफ क्या होगा, वासा रेक्टा होगा। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले ही छोटा सा है तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी आपस में क्या करते हैं, उसको कवर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे वासा रेक्टा क्या बेटा हमारा प्रेजेंट होगा इसके चारों तरफ, ठीक है। लूप ऑफ हेनले शॉर्ट, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले कौन सा है, लॉन्ग। देखिए यहाँ पे लूप ऑफ हेनले छोटा सा है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या है, बड़ा सा है, ठीक है। ये नॉर्मली वर्किंग करता है जब नॉर्मल कंडीशन में होंगे, ऑस्मोलरिटी ज्यादा चेंज होने के चांसेस नहीं होंगे, तब जाके काम करता है। और दूसरा हमारा जक्स्टामेडुलरी वर्किंग ड्यूरिंग किस कंडीशन में बेटा, हमारा इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है बेटा, ठीक है। जब इमरजेंसी होगा तो ऑस्मोलरिटी चेंज होगा, तभी तो वासा रेक्टा लूप हमारा नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काम करेगा बेटा, ठीक है। कौन काम करेगा हमारा, देखिए यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बड़ा सा, इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ देखिए ऐसे बना लेते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, तो ये बना लिया गया कि वासा रेक्टा। ये कौन सा हो गया बेटा हमारा, वासा रेक्टा हो गया, ठीक है। ये वासा रेक्टा इसके चारों तरफ होता है बेटा, ठीक है। तो ये करता क्या वासा रेक्टा, जब ऑस्मोलरिटी चेंज होगी तो लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा मिलके ऑस्मोलरिटी को क्या करते हैं, मेडुला की ऑस्मोलरिटी को बनाए रखते हैं। कॉर्टेक्स के ऑस्मोलरिटी को नहीं, मेडुला के ऑस्मोलरिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं बेटा हमारा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, कि कैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन काम करेगा बेटा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में बात किया जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा हमारा कि जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस होता क्या है बेटा, आपको ठीक है समझ में आ रहा होगा, होप सो। तो चलिए जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस की बात करेंगे। देखो नाम ही लिखा गया बेटा हमारा कि एपरेटस के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा हमारा कि एपरेटस के बारे में लिखा गया है बेटा हमारा, ठीक है, कि क्या है हमारा एपरेटस। कैसे बात करेंगे कि देखिए जैसा हमारा ये जानते हैं हम लोग, ये कौन सा बेटा हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये हमारा है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये वाला कौन सा बेटा हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे एक बनाया गया हमारा डीसीटी, ठीक है। हमको बस यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है बेटा, ठीक है, दो चीजें ध्यान देनी है। एक ध्यान देना है बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल के बारे में। देखिए ये डीसीटी का जो सेल है उसे बोलते हैं हम लोग, कौन सा सेल बोला जाता है बेटा हमारा, मैकुला सेल। और मैकुला सेल ऑफ डीसीटी, ये लिखा गया कौन सा, मैकुला सेल ऑफ है डीसीटी। और यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे ये देखिए जो जा रहा है, ठीक है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल के और डीसीटी के बीच में जो सेल बन रहा है हमारा, कि ये जो होता है इसे को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल बोला जाता है बेटा। इसे क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। ये नाम याद रखना, ये भूलना नहीं, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ले लिया जाए तो उसे को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं हमारा। कि एपरेटस क्या हो गया कि जब दो चीजें ले लिया गया, एक मैकुला सेल ऑफ डीसीटी और एक ले लिया गया जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, दोनों को आपस में ले लिया गया तो उसे बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल की बात करेंगे कि फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड मेनली एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये पूछा गया है जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल के बारे में, पूछा गया है कि ये किससे मॉडिफिकेशन होता है, तो स्मूथ मसल से होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग नीट लिख देते हैं बेटा, नीट लिख दिया गया। चलिए देखिए नीट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया रेनिन, हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल क्या क्या रिलीज करता है उसके बारे में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमको ध्यान देना है कि क्या क्या रिलीज करता है। पहला है रेनिन है, सेकंड हमारा इरिथ्रोपोइटिन है, और तीसरा हमारा कैल्सीटेरॉल, ठीक है। 2 आपको पूछे जाते हैं रेनिन के बारे में। रेनिन क्या करता है, कंट्रोल
एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का काम करेगा। दूसरा हमारा इरिथ्रोपोइटिन, जानते हो कि नाम ही है इरिथ्रो हमारा, तो इरिथ्रो मतलब क्या होता है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, तो आरबीसी को बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमारा इरिथ्रोपोइटिन। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन कराता है उसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है बेटा। तीसरा हमारा कैल्सीटेरॉल, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट फूड, ठीक है, जो गट फूड है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा बेटा, हमारा इंक्रीज कर देगा। तो हमारा ये 3 काम हो गए किसके बेटा, जस्ट ग्लोमेरुलस सेल के काम हो गए बेटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यूरिन फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यूरिन फॉर्मेशन यहां पे हमको 3 प्रोसेस पढ़ना और तीनों बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से हम लोग लिख देते हैं, लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, VVIMP लिख दिया जाता है बेटा, ठीक है, VVIMP लिख दिया जाता है, ठीक है। यहां से होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, कि सर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, ये 3 टर्म आते हैं। देखो लिखा गया पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन लिखा गया है, सेकंड हमारा क्या लिखा गया है एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। पहले फिल्टर करेंगे, फिर जो चीजें फिल्टर होकर बाहर जाएंगे उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे यूजफुल होगा, रीएब्जॉर्प्शन कर दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, और तीसरा कौन सा है बेटा, हमारा सिक्रीशन दिया गया है हमारा। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जिसको बोला जाता है कौन सा बेटा, हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहां पे है, तो देखिए डायग्राम में दिख बनाया गया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहीं पे होता है हमारा, किसके किसके बीच में, तो हमारा जो हमारा ग्लोमेरुलस था हमारा, ठीक है, टॉप कैपिलरी और बोमेन कैप्सूल के बीच में, क्योंकि बताए थे बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, हमारा पोडोसाइट सेल होते हैं छोटे छोटे, वहां से क्या होते हैं, हमारे सिक्रीट होते हैं हमारा। नेक्स्ट दिया गया हमारा रीअब्जॉर्प्शन, पूरे के पूरे नेफ्रॉन से, ठीक है, पीसीटी से बात करेंगे, लूप ऑफ हेनले से बात करेंगे, डीसीटी से बात करेंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट से, यहां से क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। और सिक्रीशन, फिर जो हमारा चीजें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी वो क्या करेगी हमारा, ठीक है, जो हमारा ब्लड वेसल एफरेंट जा रहा था वो क्या करेगा, उससे सिक्रीट कर देगा, तो हमारे कलेक्टिंग डक्ट से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे बात करेंगे, पहला दिया गया क्वेश्चन आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या फिर इसे बोलते हैं कौन सा बेटा, हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 टर्म आएंगे और नीट में यहां से क्वेश्चन आया, आप जब PYQ लगाएंगे या फिर कोई बुक लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है हमारा, दिया गया हमारा, देखिए यहां पे देखिए ये हमारा ग्लोमेरुलस है और ये हमारा कौन सा बेटा, हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ग्लोमेरुलस पे आया, टप ऑफ कैपिलरी है, तो दोनों का डायमीटर, इसका जो इफेंट आर्टियोल है उसका डायमीटर कम होता है। इससे क्या फायदा होगा, डायमीटर कम हो ज्यादा से बेटा हमारा, तो डायमीटर देखिए अगर जो सेम डायमीटर होगा तो जिस प्रेशर से आएगा, जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। डायमीटर इसका ज्यादा ज्यादा और इधर क्या है कम, तो जिस स्पीड से आएगा उससे जा पाएगा, यहाँ रुकेगा और रुकेगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा हमारा, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होने जा रहा है। इसके नीचे हमारा कौन सा है, बोमेन कैप्सूल, और नीचे हमारा है पीसीटी। बोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल है, छोटे छोटे सेल है, जो प्रोटीन उस पोडोसाइट से पार कर पाएंगे वही फिल्टर हो पाएंगे, जो पोडोसाइट सेल से जो साइज है उससे बड़े होंगे वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट आर्टियोल से फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है CHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, कितना होता है 55 mg होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इसके कारण जो फिल्ट्रेशन होगा उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डायरेक्ट डेटा याद रखना इसका। दूसरा पूछा जाएगा BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड में जो कोलाइडल प्रोटीन होंगे उनके कारण जो प्रेशर लगेगा फिल्ट्रेशन को रोकेंगे, फिल्ट्रेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा गया निगेटिव 30 mm ऑफ Hg, ये जो ब्लड है ये फिल्टर को होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जाके पोडोसाइट में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन को रोकेंगे, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है CHP, हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो कैप्सूल है हमारा, ये कैप्सूल है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगा, तो ये क्या करेगा, ये भी हमारा क्या करेगा, निगेटिव, इतना तो लिखा गया है हमारा, ठीक है। वैल्यू निगेटिव नहीं है, कौन सा फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहा है, कौन सा हमारा अपोज कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है बेटा हमारा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 15 mm ऑफ Fg, 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर
GHP माइनस ये दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, BCOP प्लस CHP, तो 55 माइनस 45 इक्वल टू कितना आ गया, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, 10 mm ऑफ Hg होगा। आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि जो PCT से आएगा वहां से PCT से वहां पे जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, यहाँ पे जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना आएगा, 10 mm ऑफ Hg। तो डायरेक्ट यही लाइनिंग आपको क्या पूछा गया था, नीट में पूछा गया था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। कैसे रेट डिसाइड करेंगे उसके बारे में एक डायग्राम सुंदर सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दो चीजें देखें यहाँ पे बहुत शानदार, ठीक है, कि यहां से एफरेंट से बात करेंगे कि एफरेंट में to 1200 ml पर मिनट ब्लड फ्लो बाय बोथ किडनी से कितना ml ब्लड फिल्टर होता है तो उसकी वैल्यू पूछी जाती है। और हमारा देखो लिखा गया कार्डियक आउटपुट तो 20%। और यदि बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जानते थे कि हम लोग डिवाइड करते थे ब्लड को तो दो पार्ट में डिवाइड होता था हमारा, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, कुछ 55 एंड 45 का रेशियो आता है हमारा, तो वहां से हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 650 ml क्या हो जाएगा हमारा, प्लाज्मा फ्लो हो जाएगा हमारा, वो हमारा किडनी पर मिनट, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा गया, यहां से फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन कितना हमारा 120 ml पर मिनट हमारा, ठीक है, 1/5 ऑफ प्लाज्मा फ्लो जो कितना हो गया 180 लीटर पर डे, इसी को कौन सा बोलते हैं, GFR, ठीक है। तो NCERT में दिया गया है, GFR के बारे में दिया गया है बेटा कि GFR होता कितना है तो 180 लीटर पर डे, याद रखना 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे 180 लीटर पर डे, अब दिमाग चला गया कि 180 लीटर पर डे क्या सच में सही है सर कि हमारा 180 लीटर हो जाता है, नहीं। अब देखना ध्यान, ठीक है, कि जैसे हमारा देखो कि यहां से जा रहा है हमारा, ठीक है, तो उसमें 99% क्या किया जा रहा है बेटा, रीअब्जॉर्ब हमारा कर दिया जा रहा है, ओनली 1% कन्वर्टेड इनटू किसमें, हमारा यूरिन में, कितना हमारा ओनली 1%, 180 लीटर जो फिल्ट्रेट हो रहा था GFR की वैल्यू थी उसमें से सिर्फ ओनली 1% ही क्या होता है हमारा, ठीक है, आगे बढ़ता है और 99% क्या करते हैं हम लोग, उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 180 लीटर करना हो जाएगा पर डे, कितना हो जाएगा 180 लीटर पर डे। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वहां फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, अब रीअब्जॉर्ब करेंगे। रीअब्जॉर्ब कहां से करेंगे, DCT से पहले करेंगे, फिर लूप हिलने पे बात करेंगे, फिर DCT से बात करेंगे और कलेक्टिंग द, बहुत सिंपल तरीके से समझना है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। PCT से रीअब्जॉर्प्शन पहले किससे बात करेंगे, PCT से। PCT से हम लोग जानते थे कुछ उसका एपिथेलियम की बात करेंगे तो किसका बना था, ब्रेस्टबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सरफेस एरिया को बढ़ाता था, किसके लिए, फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो NCERT बोलती है कि जो PCT होता है 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, मिनरल एंड वाटर का। आइए देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन 70 to 80% वाटर एंड मिनरल। ये NCERT की लाइनिंग है बेटा, ये किसकी, चलो ये तो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड विटामिन सी, इसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी एनर्जी लानी पड़ेगी, एनर्जी के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होगा हमारा। दूसरा दिया गया पॉजिटिव आयन का कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेगेटिव आयन का कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वाटर का कैसा होगा, ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं कौन सा, ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हटा दिया, हायर से लोअर जा रहा तो उसे क्या बोलते थे, डिफ्यूजन बोलते थे हमारा। तो देखिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड विटामिन सी का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेगेटिव आयन का पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर का ऑस्मोसिस। कोई पूछा एक्टिव पैसिव और हमारा ऑस्मोसिस, तुरंत बता दिया, तुरंत आसान जैसे आया और टिक कर दिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में, ठीक है, ये सब बात किया जाएगा हमारा, एक्टिव एंड पैसिव आपको बता दिया गया। अब बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, आपको दिया गया इसमें कितना परसेंट हमारा, देखो दिया गया बेटा हमारा यहाँ पे 5%, मिनिमम कितना बेटा हमारा 5% क्या होता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब इसमें हम जानते हैं दो तरीके से होता है, एक डिसेंडिंग और एक कौन सा होता है बेटा हमारा एसेंडिंग होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग से क्या होता है, तो जो डिसेंडिंग पार्ट होगा, लूप ऑफ हेनले बनाते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए लूप ऑफ हेनले बनाया जा रहा है बेटा हमारा, देखिए ये हमारा लूप ऑफ
हिलने बनाया जा रहा है। एक थिक होता है और थिन होता है सेगमेंट, वो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया, ये डिसेंडिंग वाला हो गया। ये सिर्फ परमिएबल होगा किसके लिए, ओनली फॉर परमिएबल फॉर, किसके लिए बेटा हमारा, वाटर, किसके लिए, परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। ये वाला बात करेंगे परमिएबल फॉर NaCl, ठीक है, किसके लिए हो गया बेटा हमारा NaCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हमारा जो हमारा असेंडिंग पार्ट होता है उससे दो तरह होता है, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे देखिए से कैसा है हमारा NaCl पैसिव, ठीक से NaCl कैसा है बेटा हमारा एक्टिव। अब ये समझ में नहीं आता कि एक्टिव और पैसिव सर कैसे बात किया जा रहा है, तो हम लोग जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आएगा बेटा आपको, ठीक है, कि क्यों लिखा गया एक्टिव और पैसिव। चलिए अब देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम, कहां से, हमारा DCT। यहां से DCT से यदि बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, पहला कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% किससे हो गया था हमारा, PCT से हो गया था। 5% जो हमारा है किससे हो गया, लूप ऑफ हेलने से हुआ। और यहाँ पे बात बेटा तो ये क्या होता है हमारा कि बात किया जाएगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी यहाँ पे कुछ हार्मोन्स आएंगे तब जाके हमारा DCT से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होंगे हमारा, ठीक है। देखिए लिखा गया है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कितना परसेंट हमारा, 15%, ठीक है। सोडियम का यदि रीअब्जॉर्प्शन करना है एक्टिव होगा, लेकिन कौन से प्रेजेंस ऑफ हार्मोन कौन सा होगा, तो यहाँ पे दिया गया कौन सा बेटा हमारा एल्डोस्टेरोन, यानी एल्डोस्टेरोन आएगा तब जाके वहां से क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा वाटर, देखो पूछा गया है ADH, ठीक है, ADH पूछा गया है, नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से सॉरी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ADH का पूरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी हमारा जो यूरिन है उसको डाइल्यूट होने नहीं देगा, यानी डाइल्यूट के जस्ट उल्टा है बेटा। हाँ, दूसरा नाम उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हमारा, ठीक है। किससे निकलता है हमारा, तो जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो कहां से निकलता है हमारा, पोस्टीरियर से बेटा हमारा, ठीक है। एंड SCO3 ऑल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम DCT। देखिए यहाँ पे बनाया गया है कि हाइपोथैलेमस से क्या निकला, ADH यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये आया कहाँ पे, DCT पे। DCT बढ़ा देगा वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिव। इसी तरह यहाँ पे बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वहां कौन सा, एल्डोस्टेरोन आया कहां पे, DCT से। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया इन द एक्टिव प्रोसेस। एंड आल्सो बाइकार्बोनेट आयन यहां से क्या होता है, DCT से एब्जॉर्ब होता है बेटा। चलिए आ जाते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग बात किया जाएगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी सेम काम करेंगे बेटा हमारा कि ADH रिसेप्टर प्रेजेंट, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफ्यूजन ऑफ क्या होता है, यूरिया कैसा होता है, पैसिव, यानी वहां से कलेक्टिंग डक्ट से थोड़े अमाउंट में हमारा क्या होता है, यूरिया जाता है कहाँ पे, मेडुला में जाता है। मेडुला की ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए हमारा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ADH का रिसेप्टर हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे भी पाया जाता है और DCT पे भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट पे, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं। तो 4000 नेफ्रॉन क्या करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में पानी की मात्रा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, वाटर कंसंट्रेशन। तो हमारा यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और हमको चाहिए कैसा, कंसंट्रेटेड चाहिए वाटर। हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ा जाएगा। तो वहां से क्या करते हैं हम लोग, वाटर को क्या करेंगे, खींच के क्या करेंगे, निकाल देंगे, जिससे यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि पानी चाहिए। यदि हमारा यूरिन के थ्रू वाटर का लॉसेज बहुत ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रीशन। तो हम लोगों ने दो चीजें बात की, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और किसके बारे में, रीअब्जॉर्प्शन। अब सिक्रीशन बहुत सुंदर लाइनिंग से पढ़ना, ठीक है, पंचकाठी में बहुत सही लिखा गया। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक ही पैराग्राफ में रीअब्जॉर्प्शन लिखा है, एक ही पैराग्राफ में सिक्रीशन भी लिखा गया। उसी पैराग्राफ में हर PCT बात करें, DCT बात करें, लूप ऑफ हेलने की बात करें, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, तो लास्ट लाइनिंग सब में लिखा गया है बेटा हमारा। चलिए आते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन कैसा प्रोसेस होता है हमारा, एक्टिव, यानी बॉडी से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा उस चीज को, उसी को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोला जाता है हमारा। आइए PCT से बात करें, देखिए हम लोग चारों की बात कर लिया गया। PCT से बात करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको क्या करेंगे, सिक्रेट आउट कर दिया जाएगा। लूप ऑफ हेलने में जो नीचे वाला था उसको क्या बोलते थे, डिसेंडिंग, वहां से कोई सिक्रीशन नहीं होगा। असेंडिंग से कौन सा होगा, यूरिया, जो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से डिफ्यूज होकर आया था मेडुला में, फिर हमारा लूप ऑफ हेलने में चला जाएगा और फिर वापस भेज दिया जाएगा। DCT से हमारा हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन ऑल्सो
ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सिक्रीशन किया जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये क्या, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में कोई भी हार्मफुल चीज होगा तो यहाँ पे भेज दिया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोला जाता है। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। यदि एरो ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीएब्जॉर्प्शन बोला जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। एनसीईआरटी की हम लोग बात किया जा रहा है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल कैसे फंक्शन करता है कि हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और आयनिक बैलेंस के लिए कैसे काम करता है, यानी पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए कैसे काम करेगा पीसीटी, कैसे काम करेगा डीसीटी, कैसे काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट, कैसे काम करेगा लूप ऑफ हेनले, करता है कि नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है, उसके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, शानदार आते हैं। तो वहां पे क्या लिख देता है ऑप्शन में, हाइड्रोजन आयन, हमारा बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, अमोनिया आयन, ठीक है। अब ये चारों पांचों लिख देगा, पूछ देगा पीएच कौन बैलेंस, किसका सिक्रीशन होगा, किसका रिएब्जॉर्प्शन होगा, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में हम लोग बात करेंगे बेटा। देखिए लिखा गया प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं। PCT also help in maintain the pH and ionic balance। ये लाइनिंग लिखा गया कि pH और ionic balance में काम आता है। And of the body fluid by selective secretion of hydrogen and ammonia। देखो लिखा है by selective secretion of hydrogen and ammonia into filtrate and by reabsorption of bicarbonate आयन फ्रॉम इट। कितनी सुंदर लाइनिंग लिखी है, ठीक है। किसका रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं और किसका सिक्रीशन कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन ये दोनों मिलके पीएच और आयनिक बैलेंस में काम करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और बात करेंगे कि जैसे देखिए पीसीटी है, इधर हम लोग लिख दिया गया पीएच का बैलेंस की बात करेंगे, इधर बात कर लिया किसके बेटा, हमारा आयनिक है बैलेंस। तो आयनिक बैलेंस के लिए हमारा देखिए यहाँ पे कि ये देखिए ये एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन और सिक्रीशन किया जा रहा है अमोनियम और हाइड्रोजन। तो यदि हम लोग अमोनियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन करें और साथ साथ में एब्जॉर्प्शन करें, किसका रीअब्जॉर्प्शन करें, बाइकार्बोनेट आयन, तो ये सब मिलके क्या करेंगे, पीएच को बैलेंस करेंगे पीसीटी में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, हमारा आयनिक बैलेंस का काम करेगा। आयनिक सोडियम आयन कभी भी हमारा पीएच में मेंटेन नहीं करेगा, पीएच में उसका कोई रोल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कभी कोई ऑप्शन दिख देगा तो आप सोडियम भी मार के चले जाओगे, ठीक है, नहीं हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हेनले लूप। द रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बताए थे कि हमारा जो डिसेंडिंग है तो कुछ काम करता ही नहीं था सिक्रीशन में, तो खत्म ही मामला। जो हमारा असेंडिंग था वो क्या करता था, बताए थे कि जो कलेक्टिंग डक्ट से डिफ्यूज होके यूरिया आया था उसको लिया और फिर उसको बाहर भेज देगा हमारा मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बनाए रखने के लिए। तो देखिए लिखा गया है डू नॉट एनी रोल ऑफ मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। डायरेक्ट मानना नहीं तो लूप ऑफ हेनले लगा देना, अरे सर हमने काउंटर करंट में था, पूरा का पूरा बैलेंस कर रहा था, पूरा हिला कर रख देना तुम लोग, ठीक है, नहीं। तो बाई काउंटर करंट मैकेनिज्म देखो लिखा गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म ये हम लोग पढ़ेंगे, हमारा NaCl एंड यूरिया वहां पे रीअब्जॉर्ब ये सब करते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे डीसीटी के बारे में। किसकी बात करेंगे बेटा, हमारा डीसीटी इंपॉर्टेंट रोल काम करेगा यहाँ पे। तो डीसीटी देखा लिखा गया है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, हम लोग जानते थे ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen। देखो लिखा गया है रीअब्जॉर्प्शन किसका करेंगे, बाइकार्बोनेट, और सिक्रीशन किसका करेंगे, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। देखो यहाँ पे लिखा गया है एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। देखो कितनी सुंदर लाइनिंग इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो पीएच के लिए हमारा जैसे हम लोगों ने पीसीटी में बात किया था सेम हमारा डीसीटी में ही बात करेंगे, बट आयनिक बैलेंस में वहां पे हम लोग बात किया था सोडियम, और सिक्रीशन में यहाँ पे क्या लिख देना, सिर्फ पोटेशियम लिख देना है बेटा, सिर्फ क्या लिख देना, पोटेशियम लिख देना है। पीसीटी जैसा ही डीसीटी है, बट यहाँ पे आयनिक बैलेंस में सिक्रीशन में क्या कर देना, पोटेशियम को ऐड कर देना है बेटा आपको। चलिए फिर बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट देखो लिखा गया है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बताए थे ना कि कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं। पहले बताए थे कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, कई नेफ्रॉन आके कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 4000 क्या नेफ्रॉन आके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। अब कलेक्टिंग
एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं, तो कई नेफ्रॉन आके ओपन हो रहे हैं बेटा हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे, तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या वाटर का ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिन भी हमारा कैसा, ठीक है, तो वहां पे वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो यूरिन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हमको क्या करना, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना होगा, और रीअब्जॉर्प्शन एक ही कर सकता है, कौन कर सकता है, एडीएच कर सकता है। तो देखो, the segment allow passage of small amount of urea into the medullary interstitial to keep the osmolarity, ठीक है, देखो दिया गया बहुत सुंदर लाइनिंग कि यूरिया का यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं हम लोग, ठीक है, किससे, मेडुला के ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए, कई बार बोल चुका मैं ये वर्ड, ठीक है। It also play a role in the maintenance of the pH and ionic balance of the by the selective secretion of hydrogen and potassium ion। देखो लिख दिया है यहाँ पे, सिंपल, बहुत सुंदर लाइनिंग लिख दिया, ठीक है, कि ये हमारा बना लिया गया, कौन बना दिया गया, कौन, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में पीएच को बनाना है तो हाइड्रोजन का सिक्रेशन कर देंगे, और आयनिक बनाना है तो पोटेशियम का क्या कर देंगे, सिक्रेशन कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफ्यूज यूरिया, यहाँ से क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा डिफ्यूज यूरिया, मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ किडनी, मेडुले, किडनी का मेडुला है, मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको बनाए के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने तीन चीजें देख लिया, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा, और तीसरा सिक्रेशन पढ़ा, फिर पढ़ा कैसे पीएच और आयनिक बैलेंस करेंगे सारे के सारे नेफ्रॉन के पार्ट हमारे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो दिया गया, ये डायग्राम बहुत सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम है एनसीईआरटी में, कभी कल डायरेक्ट ये डायग्राम एनसीईआरटी का पूछ देता है, तो याद रखना कि देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है एरो जो बनाया है, ये वाला जो ट्यूब के अंदर जा रहा है उसको याद रखना है, उसे सिक्रीशन बोलते हैं, और जो ट्यूब से बाहर जा रहा है, ट्यूब से जो दूर जा रहा है उसे रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जो ट्यूब के पास आ रहा है एरो उसे सिक्रीशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है सिक्रीशन, और कौन सा बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन लिखा गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम एक बार ध्यान देख लेना बेटा, डायग्राम को देख के जाना बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत सुंदर सा टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। होता क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म, पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म नाम ही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट क्या होता है, काउंटर मतलब क्या होता है कि काउंटर अटैक किया, एक गेम आता था काउंटर वाला, काउंटर अटैक गेम आता है, काउंटर अटैक, हमने उसको कुछ बोला, उसने मेरे को काउंटर अटैक किया, क्या किया, काउंटर अटैक किया। और करंट मतलब प्रवाह, किस तरफ जा रहा है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रवाह जा रहा है उसी के बारे में पढ़ना है, काउंटर करंट है मैकेनिज्म, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, तीसरा इधर जा रहा है तो चौथा इधर आ रहा है, ठीक है। ये दूसरे के क्या है, सब के सब काउंटर करंट में है बेटा, ठीक है, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, चलाते क्यों है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो बॉडी की ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए, बॉडी को ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए कैसे, तो वाटर को हमको क्या करना होगा, लॉस नहीं करना है, एब्जॉर्ब करके रखना होगा, ठीक है। यदि हमारा वाटर ये हमारा लॉसेज चला जा रहा है, यूरिन के साथ में चला जा रहा है, तो हमारी ऑस्मोलरिटी भी बढ़ जाएगी। और उसको बनाए करने के लिए हम लोग पढ़े थे दो तरीके से नेफ्रॉन था, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक कौन सा था बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ कौन काम करेगा, दिमाग लगाना, अरे सर कौन काम करेगा, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी ऑस्मोलरिटी चेंज होगी, कौन काम करेगा, तो याद आया कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काम करेगा। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में बात करेंगे तो वासा रेक्टा भी बड़ा होता है, जानते तो वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है और लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होता है, तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा यहाँ पे काम किया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैमल मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल के पास हमारा क्या होता है, एबिलिटी होती है कि यूरिन को कंसंट्रेटेड बना सके, वाटर को लॉस ना करे, ठीक है। तो लिखा द हिलने लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, आपको बता दिया गया। दूसरा, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट टुवर्ड्स द इनर मेडुला, किसमें, कॉर्टेक्स में नहीं, किसमें, इनर मेडुला इंटरस्टिशियम मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये दोनों पढ़ेंगे भी अभी, बहुत शानदार देखा जाएगा इसको। Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated that the initial filtration। initial filtration का 4 times concentrated करेगा, कैसे, देखो जैसे बात कि ये बोमेन कैप्सूल था, ये कौन सा है बेटा, पीसीटी, ये कौन सा है, लूप ऑफ हेनले, हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया डीसीटी, और ये हो गया कौन सा बेटा हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। देखिए बना दिया गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे जो यूरिन आ रहा है वो कितना है हमारा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यहाँ पे जब कलेक्टिंग डक्ट के पास आ रहा है तो ये कितना जाता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इसका कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया बेटा 4 टाइम। यानी यहाँ से वाटर को क्या किया, रीअब्जॉर्ब, खूब वाटर को क्या किया, खींच लिया गया। कैसे खींचा गया वही तो पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो एक डायग्राम आपको सुंदर सा दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखा जाएगा, हमारा भी डायग्राम देखेंगे और एक और भी डायग्राम देखेगा। 3 डायग्रामों से आपको अच्छे से बताया जाएगा, तीनों सेम ही है, काम बात सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बात किया गया लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे हमारा है वासा रेक्टा। डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। ये कौन सा बेटा, कॉर्टेक्स, दूसरे पेन से ले लेते हैं जिसे दिखाई दे। ये कॉर्टेक्स रीजन है अपर, ये मेडुला और ये मेडुला। मेडुला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक हमारा आउटर मेडुला और एक कौन सा बेटा हमारा इनर मेडुला, और एक कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मिली ऑस्मोल 300। देखो कॉर्टेक्स में जो हमारा पोर्शन होता है कौन सा होता है, पीसीटी और डीसीटी हमारा क्या होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। लूप ऑफ हेनले यदि हम लोग बात करें नेफ्रॉन की, तो लूप ऑफ हेनले मेडुला में पाया जाता है। वासा रेक्टा उसी के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन, एक ब्लड कैपिलरी होती है, उसी को बोलते हैं कौन सा, वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब हम अपने डायग्राम पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स यहाँ पे कितना है बेटा हमारा, कि कॉर्टेक्स का मिली ऑस्मोल कितना है 300, और यहां तक जाते जाते हमारा कि मेडुला तक जाते जाते हमारा कितना हो जा रहा है हमारा 1200 मिली ऑस्मोल। और इसको कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, इसको कंसंट्रेशन को क्या करना, बनाए रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि यदि लूप ऑफ हेनले को कट कर दिया जाए तो यूरिन कैसा होगा। तो ये लूप ऑफ हेनले को यदि कट कर देंगे तो यूरिन हमारा डाइल्यूटेड होगा। ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि यदि हम लूप ऑफ हेनले को कट कर देंगे तो यूरिन कैसा हो जाएगा, हमारा डाइल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि हमारा लूप ऑफ हेनले वो कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है हमारा। चलिए देखिए, ठीक है। ये मेडुला का आउटर और इनर हो गया। ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट NaCl क्या बनाता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाएगा मेडुला में जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट कौन बनाता है, तो NaCl और यूरिया, ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है, ये हमारा कौन सा है, लूप ऑफ हेनले, ये हमारा वासा रेक्टा, ठीक है। इसको हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो फिल्ट्रेशन से बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे हमारा ब्लड से, ठीक है। तो देखिए ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है, ठीक है। चल तो मजा जब आ रहा है तो ठीक है, और ध्यान से समझा रहे हैं, बहुत सुंदर सा, बहुत जल्दी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। काउंटर करें, ये फिल्ट्रेशन, ये ब्लड, ये हमारा नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा दोनों आपस में क्या है, काउंटर करंट में जस्ट अपोजिट। ये यदि बात करें तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, काउंटर करंट। अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या है, काउंटर में, ये और ये आपस में क्या है बेटा हमारा, काउंटर में। इसी को बोलते हैं काउंटर बोला जाता है, काउंटर करंट बोला जाता है। अब ये चलता क्यों है कि बताए थे, एक ही चार, ऑस्मोलरिटी को बैलेंस रखना, यूरिन को 4 टाइम कंसंट्रेटेड रखना। देखिए यहां पे ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, कौन सा बेटा हमारा, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में जानते हैं कि बहुत ज्यादा 4000 नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं, देखिए, ठीक है। नेफ्रॉन ओपन होंगे, अब नेफ्रॉन जब ओपन होंगे बेटा तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में चला जाएगा बेटा हमारा, हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन में चला जाएगा। किसमें, हमारा हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन। तो यहां से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, वाटर को क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। तो कॉर्टेक्स पोर्शन से तो हमारा एडीएच हमारा निकाल ले रहा है, कॉर्टेक्स पोर्शन से हमारा क्या कर रहा है, एडीएच निकाल दे रहा है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट का जो मेजर पोर्शन है वो कहां पे है, मेडुला। तो मेडुला का ऑस्मोलरिटी क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। तो देखिए होगा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, सुंदर सा बढ़िया। चलिए तो देखिए यहां पे बात करेंगे बेटा हमारा कि यहाँ पे ऑस्मोलरिटी हमारा, देखो अब देखिए यहाँ पे बात किया गया मेडुला की जो ऑस्मोलरिटी, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। मेडुला क्या है, ऑस्मोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखो ये हाइपो है, हाइपो से कहाँ जाना चाहिए, हाइपर में। तो हम क्या करेंगे, जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ से क्या करेंगे, मिनरल निकालते जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, मिनरल निकालेंगे। तो यहाँ पे मिनरल का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। मिनरल कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कि यहाँ पे देखिए ये हमारा 1200 है,
ये 1200 था, ठीक है, क्योंकि जानते हैं यहां से निकले तो पानी निकालते गए, पानी निकालते गए, पानी निकालते गए, पानी परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, तो यहां से जाएंगे तो यहां पे कंसंट्रेशन मिनरल का ज्यादा है, फिर यहां पे मिनरल है तो यहां से मिनरल निकाला गया, यहां से मिनरल निकाला गया, यहां से निकाला गया, यहां से निकाला गया, यहां से निकाला गया, ठीक है, मिनरल का कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगा। तो देखिए यहां से यदि हम लोग बात करें दो पोर्शन, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारा पैसिव होगा। अब ऊपर जाएंगे तो मिनरल कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होने लगेगा, तो यहां से क्या करेंगे एक्टिव होगा, जो दिया एनसीईआरटी में एक्टिव और पैसिव, क्योंकि वहां से मिनरल खींचना होगा तो सोडियम पोटेशियम ऐसे कुछ चैनल होंगे जो से खींचा जाएगा। यहां होगा, यहां पे पैसिव होगा, तो मिनरल कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा, वाटर कंसंट्रेशन कम, तो वाटर कहां से चला जाएगा, हायर से लोअर। देखिए हायर से लोअर, और यूरिन कैसा हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड। अब देखो यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे अब देखो यहां पे भी NaCl, यहां पे NaCl, तो दोनों कंसंट्रेशन सर सेम होना चाहिए। तो यहां पे इसको कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए इधर वाला यहां से क्या निकलेगा, सम अमाउंट में क्या निकलेगा बेटा हमारा यूरिया, सम अमाउंट में क्या निकलेगा, यूरिया निकल गया। तो यूरिया और NaCl मिलकर यहां पे कंसंट्रेशन बना दी, यहां पे भी कंसंट्रेशन, तो यहां पे भी पानी बाहर निकलते गया, पानी बाहर निकलते गया, पानी बाहर निकलते गया। अब यहां पे सोडियम कंसंट्रेशन दोनों ज्यादा है, यदि पानी यहां बाहर निकलता गया और यहां भी पानी, तो पानी पानी दोनों क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो गया। समझ में आ रहा है, मुस्कुराते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, बढ़िया से आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत मैसेज तुरंत करना बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहां पे यूरिया और NaCl, अब पानी निकलते गया, पानी निकलते गया, पानी निकलते गया, पानी कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो जाएगा, यहां पे भी दोनों कैसे हो जाएंगे आइसोटोनिक। इसको बचाने के लिए तुरंत NaCl जाएगा, NaCl इसके अंदर गया ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल ऐसे जा रहा है, तो NaCl के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वाटर के जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। तभी देखो लिखा है डायग्राम यहाँ पे कि हमारा देखो यहाँ पे वाटर, देखो वाटर जो दिखा रहा है ना हमारा वाटर, ये हमारा, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पे हमारा हुआ, यहाँ पे NaCl थोड़े अमाउंट में वाटर, बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर भी ले लेगा कि दोनों कंसंट्रेशन क्या ऊपर नीचे बना रहे, ये हाइपो और ये हाइपर बना रहे, तो यहाँ से जाएगा। देखिए अब देखिए पानी लेके आया, NaCl भी लेके आया, अब देखिए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, NaCl बाहर निकाल, NaCl यहाँ से वाटर निकला था तो वाटर लिया था, ठीक है। अब वाटर यहाँ पे जा रहा है और मेडुला के भी वाटर क्या है हमारा, तो हमारा वाटर निकाल रहा है, क्योंकि ये मेडुला में ये पानी कहाँ निकाल रहा था बेटा हमारा, देखो ये पानी, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, ये वाटर निकाल रहा था, तो वाटर हमारा देखो इसको NaCl इधर बना चला जाएगा, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है सुंदर सा एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि दोनों क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखते हैं। मेडुला एक में देखो, एक में कम हुआ तो दूसरे में ज्यादा, दूसरे से इधर वाटर जाएगा तो एक ठीक है। अब देखिए एक लाइन आपको बहुत सुंदर से बताते हैं, देखिए यहाँ पे लूप ऑफ हेलने एंड वासा रेक्टा, जब ये दोनों से नीचे जाएंगे तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों यदि वो नीचे जा रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे। बताए थे ना, लूप ऑफ हेलने आ रहा तो भी वाटर निकाल रहा, यहाँ से वासा रेक्टा आ रहा था नीचे तो भी वाटर रिलीज कर रहा था। क्यों वाटर रिलीज कर रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन बना रहे। और दूसरा बात करेंगे कि जब दोनों में ऊपर जाते हैं कैसा हमारा डायल्यूट हो जाता है। यही आपका है काउंटर करंट मैकेनिज्म। होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए अब बात करेंगे ये एनसीईआरटी डायग्राम। एनसीईआरटी डायग्राम देखो, ये 300 मिली ऑस्मोल, ये हमारा 600, ये 900 टू कितना बेटा 1200, जितना हमारा ऑस्मोल जहां पे है उसको ऑस्मोलिटी क्या है, हमको बनाए रखना है। ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये आउटर मेडुला है, और ये कौन सा बेटा हमारा इनर मेडुला। इनर मेडुला का ऑस्मोलिटी 900 टू 1200 बनाए रखना है। तो इस नाते हमारा एक तरफ से एक तरफ से वाटर, देखो वाटर यहाँ से आ रहा है, वाटर के साथ साथ यूरिया आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वाटर के साथ यूरिया, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का बढ़ता जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, वाटर ले दिया, फिर वहां पे छोड़ दिया आपको, ठीक है, बता दिया गया आपको एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कैसे किडनी फंक्शन करेगा हमारा, ठीक है, कैसे हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो लिखा गया रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, यदि किसी भी कारण से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, किसी भी कारण से जीएफआर कम हो गया, किसी भी कारण से ब्लड, ठीक है, ब्लड में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, किसी भी कारण से डायूरेसिस हो गया, और किसी कारण से ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या हो गई, हमारी बढ़ गई, ठीक है। ये चारों जो दिए गए हैं ये अलग अलग रीजन, एक साथ नहीं होंगे तो मर जाएंगे हम लोग, ठीक है, एक साथ नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखना। अरे सर नहीं हम तो एक साथ कराएंगे तो फिर मामला खत्म,
ठीक है, मामला खत्म तो मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये अलग अलग कंडीशन में है। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा हो रहा है, डायबिटीज हमारा, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है बेटा, तो ये हमारा जो दिया गया है ये अलग अलग के बारे में बात किया कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये डायरेक्ट सिग्नल जाएगा किसको बेटा, हमारा हाइपोथैलेमस को। क्यों जाएगा हाइपोथैलेमस के, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टर होते हैं जो इस सिग्नल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे बेटा। ठीक है, हमने कोई व्हाट्सएप मैसेज किया तो आपके पास व्हाट्सएप होगा, आप सिग्नल रिसीव कर दिए, हम मैसेज भेज दिए और आपके पास व्हाट्सएप है ही नहीं, तो कहां से रिसीव होगा, होगा ही। तो हाइपोथैलेमस में बोलते सर हाइपोथैलेमस में क्या, तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल रिसीव करने की पावर होती है, रिसेप्टर होता है बेटा। क्यों, कि उसके पास एक पावर, चमत्कारी पावर होती है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर। सिग्नल को रिसीव किया, भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी दो तरीके से है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक कौन सा बेटा, हमारा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर के पास जाएगा तो वहां से क्या निकालेगा, एडीएच। एडीएच का नाम पूरा बताए थे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, भूलना नहीं, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो चीजें बढ़ी थी, जो कम थी वो बढ़ जाएंगी, जो बढ़ी थी क्या जाएंगी, कम हो जाएंगी। देखिए लिखा गया हमारा। ठीक है, तो ये आपको हो गया हमारा। ठीक है, हमारा दिया गया रेगुलेशन बाय जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, पूछा गया, जिसको बोलते हैं रास सिस्टम बोलते हैं, रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बहुत सुंदर सा नाम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एक रेनिन आएगा बेटा, वो डाइजेशन ऑफ मिल्क में काम करता है हमारा। यहाँ पे दूसरा है कि देखिए अब जेजी सेल कि जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, ब्लड में आयरन का कंसंट्रेशन कम हुआ, बीपी कम हुआ, ये तो सिंपल समझ, बीपी कम हुआ, बीपी को बढ़ाना है, बीपी कम हुआ, बीपी को मैकेनिज्म हमारी बॉडी क्या करेगी, बढ़ाना चाहेगी, नहीं बढ़ा पाती तो हम बाहर से दवा लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे एक हुआ तो ये कहां पे गया, जेजी सेल ऑफ किडनी के पास गया, सिग्नल गया, जेजी सेल ऑफ किडनी के पास सिग्नल गया। तो ये क्या चमत्कारी काम करेगा, ये क्या करेगा, तुरंत जैसे गया एक जगह और जैसे जगह तो क्या किया, रेनिन निकाला। ठीक है, क्या निकाला, रेनिन। एक होता है RENNIN, वो मिल्क डाइजेशन में होता है, और RENIN ये यहाँ पे। तो ये क्या किया, रिलीज किया रेनिन। देखिए और ये रेनिन रिलीज किया तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में आया क्वेश्चन, सर रेनिन ने क्या किया। रेनिन क्या करेगा, लीवर से ये हमारा है एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा था ब्लड में, रेनिन आया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया, क्या काम करने लगा, बोलेगा नहीं एंजियोटेंसिन 1 बोलेगा और थोड़ा सा एक्टिवेट करो, और थोड़ा एनर्जी चाहिए, हम तुरंत एक्टिवेट हो, तुरंत काम करेंगे और बीपी को बढ़ा देंगे। तो एंजियोटेंसिन 1 को, ठीक है, लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलेगा, जो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, कि एंजियोटेंसिनोजन 1 से 2 में कन्वर्ट किया जाएगा। 1 वाला हमारा मीडिएटर होता है। ठीक है, तो पहले 1 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 में। तो यहाँ पे देखिए अभी टोटल हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग को 3 ऑर्गन, एक किडनी है, एक हमारा कौन सा लीवर, और तीसरा लंग्स है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हुआ। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, देखिए पहला पावरफुल वैसो करेगा, बढ़ाएगा, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, ब्लड का है कॉन्स्ट्रिक्टर है। दूसरा साथ साथ में क्या करेगा कि जो हमारा एडिनल कॉर्टेक्स था, एडिनल ग्लैंड था, उसमें एडिनल कॉर्टेक्स को क्या करेगा, सिग्नल देगा, वहां से क्या निकालेगा, एल्डोस्टेरॉन। पढ़े थे एल्डोस्टेरॉन, हमारा पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़े, थोड़ी देर पहले ही पढ़े, डीसीटी पे जाता है और सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड मेंटेन बीपी जीएफआर एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, तो रास सिस्टम बहुत सुंदर से बताया गया कि रास सिस्टम होता क्या है हमारा, रास के बारे में। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, बस इतने नाम रखना। पहले रेनिन काम करेगा, रेनिन किसमें, एंजियोटेंसिन में काम करेगा, एंजियोटेंसिन को 1 में कन्वर्ट करेगा, वो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को निकालेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमारा होता क्या है, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, डायलेटर मत मार देना, ठीक है, वैसो डायलेटर मत मार देना गलती से, ठीक है, कौन सा होता है, वैसो। अब देखो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब देखना सिंपल सा, ब्लड प्रेशर घटा था तो हम, तो जेजी सेल को सिग्नल गया और ये काम धड़ाधड़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ये देखो नॉर्मल पे आ गया। अब नॉर्मल से ऊपर जाने लगा। अब कौन करेगा, तो अब आएगा एएनएफ आएगा, कौन आएगा, एएनएफ आएगा। देखना अब देखो दूसरा आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं एएनएफ, एंटागोनिस्ट ऑफ रास।
ये दोनों फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं, एक बढ़ाया एक घटाया, एक बढ़ाया एक घटाया, बढ़ेगा तो उसको घटा दिया, बढ़ाया घटाया मतलब बढ़ा तो उसको नॉर्मल पे ले आया, घटा नहीं दिया, तो पता सर नॉर्मल कब आएगा, दिमाग क्वेश्चन आएगा। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है, मैसेज में करते हैं कि सर कि अच्छा ये नॉर्मल कब आएगा, नॉर्मल मतलब जो बढ़ा उसको नॉर्मल किया जाएगा, जो घटा है उसको नॉर्मल किया जाएगा, ऐसे। तो देखिए इफ रास हाइपर, हाइपर चला गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, तो अब आएगा एएनएफ, आएगा एएनएफ क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, भैया हम तुम्हारा अपोज करेंगे, अपोज तो फायदा है ना, यहाँ पे अपोज करने से क्या फायदा, वो नॉर्मल पे बड़ी हुई चीजों कहाँ लाएगा, नॉर्मल ले आएगा, ठीक है। देखिए इंक्रीज प्रेशर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट, आर्टेरियल वॉल रिलीजेज एएनएफ, एएनएफ क्या करेगा, इनहिबिट रास एक्ट एज वैसो डायलेटर, कौन सा होगा, वैसो डायलेटर, जो ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा, और इंक्रीज क्या करेगा, डाईयूरेसिस, ठीक है। तो ये आपको बता दिया एएनएफ के बारे में बेटा। आइए अब देखो यहाँ पे कुछ और भी दिए गए कि ये पूछा जाता है, हमारा पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या दिया गया है कि अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा किडनी तो करता है, किडनी हम लोग देख लिए, कुछ लंग्स भी काम करेगा, कुछ लीवर भी काम करेगा, कुछ स्किन भी काम करेगा, और सबको बहुत ध्यान से देखना है कि आवर लंग्स रिमूव, देखो आपको दिया गया अंडरलाइन, remove larger amount of CO2 approximately 20-100 ml per minute, ठीक है। तो पूछा था CO2 कितना रिमूव होता है, तो 20-100 ml पर मिनट किससे होता है, लंग से होता है, जानते हैं। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी पर डे। अब देखो दूसरा दिया गया लीवर के बारे में, लंग्स का हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, अब बात करेंगे लीवर के बारे में। Liver, the largest gland in our body, is secreted while containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and drug। ये डायरेक्ट याद रखना, ये पूरा जितना दिया गया सब याद रखना। कौन कौन सा, bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone and vitamins and drugs। नेक्स्ट दिया गया है मोस्ट ऑफ दीज सबस्टेंस अल्टीमेटेड पासेज आउट अलोंग टू द डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया गया हमारा, तो देखिए दो हमारा तीन चीजें हो गई, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, लीवर। अब किसके बात किया गया, स्किन। स्किन में दो तरीके से होती है, एक स्वेट ग्लैंडुला और एक सीबेसियस ग्लैंड, दोनों का अलग अलग दिए गए। इन दी स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सबस्टेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग, क्या क्या होगा उसमें, याद रखना, NaCl होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, याद रखना क्या होता है स्वेट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। Through there, the primary function of the sweat is facilitate the cooling effect of the body। तब जो हमारे, ठीक है, पसीने स्वेटिंग होती है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट करता है। It also help the removal of some of the waste mentioned above। दे दिया सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेटेड सर्टेन सबस्टेंस लाइक स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स थ्रू द सीबियम, ठीक है, सीबम, ठीक है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइडेड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फ्रॉम द स्किन। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। कौन सा, यूरिया। कौन सा, सलाइवा पूछा जाएगा तो कौन सा मारोगे, यूरिया मार देना आप लोग, ठीक है। पूछा क्या जानते हो तो मार देना, कौन सा बेटा, हमारा यूरिया मारना है बेटा, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया बेटा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा यूरिन के बारे में। एन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें हमारा, तो ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिया क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारा। जिसमें यूरिन की बात करेंगे, देखिए कैसा दिया, लाइट येलो कलर्ड होता है, व्हाइट रिफ्लूस स्लाइडली कैसा होता है, एसिडिक होता है, पीएच याद रखना पूछा जाता है, हैज करेक्टेड ऑल्टर एट एवरेज। उसमें यूरिया कितना होता है, 25 to 30 ग्राम क्या होता है, उस यूरिन में यूरिया पाया जाता है बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, डिसऑर्डर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। पहला दिया गया आर्टिफिशियल किडनी के बारे में कि जब हमारा किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम हमारा नहीं कर पाता है तो उससे हमको देख हीमोडायलिसिस होता है, मैकेनिज्म होता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस पे रखते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। चलिए पढ़ लेते हैं। मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, द कंडीशनल कॉल्ड यूरेमिया। देखिए लिखा गया हमारा कि यूरिया हमारा ब्लड में बढ़ते जा रहा है तो उसे क्या, यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे to lead to the kidney failure। In such patient, urea can be removed by a process called, कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से क्या करते हैं, उस यूरिया को क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द हमारा कन्वेंशनल आर्टरी, देखो लिखा गया, इज पंप इनटू द डायलिजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। यूरेमिया यानी इंक्रीज यूरिया इन
ब्लड, ठीक है। तो आपको बता दिया गया हमारा कि जब हमारे ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ते जाएगा तो उसे यूरेमिया बोलते हैं, और हमारे किडनी पे हमारा अटैक करेगा तो उस मैकेनिज्म को करने के लिए, उस यूरिन को फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिज्म आता है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया गया है ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, दूसरे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। कीटो यूरिया की बात करें, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। हमारा रीनल कैलिकुली स्टोन आर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है, एंड ऑक्सलेट फ्रॉम विद इन द किडनी। ये नीट में क्वेश्चन आया है बेटा, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो ग्लोमेरुलाई था उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको पढ़ना, ठीक है, इसको पढ़ते वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ बेटा आप एनसीईआरटी साथ में रखना और उसको रिवाइज करना, साथ में काम करना बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं केवल हम लेक्चर पढ़ लिए फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा, ऐसा कुछ काम करने का नहीं। लेक्चर देखिए, साथ में एनसीईआरटी रखिए, एनसीईआरटी को नीचे अंडरलाइन करते जाइए, पढ़ते जाइए, और 1 से 1.5 घंटे में आपको क्या होगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपको 1.5 घंटे का, 1 घंटे 1.5 घंटे का आपको 60 में लेक्चर मिलेंगे, जिससे आप क्या करो, एक दिन में 3-4 लेक्चर देखोगे तो आपके 4 या 5 चैप्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। और एनसीईआरटी के पहले आप पूरा पढ़ने के पहले एक बार मेंटली क्या होना, स्टेबल होना है बेटा, कंसंट्रेटेड बना के रखना है, ठीक है, और सब चीजों से क्या करना, दूर रखना है। और ध्यान रखना 3 मई के पहले आपको दोनों के दोनों एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके जानी होगी बेटा। जब रिवाइज नहीं कर पाओ तो मामला फंस जाएगा वहां पे कि कोई क्वेश्चन पूछ जाए एनसीईआरटी के पॉइंट से, तो वहां पे क्या हो, दिक्कत हो जाएगी। और क्या करिए बेटा, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए, सबसे जरूरी है बेटा, खाने पीने को ध्यान रखिए और क्या करिए हमारा, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए, टेस्ट देते रहिए। ये बार बार हमें लेक्चर में बोलते हैं, टेस्ट देते रहिए बेटा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेस्ट दोगे तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा, जो गलतियां हैं उससे सीखने को मिले आपको, ठीक है। डाइवर्जन नहीं होना, डाइवर्ट नहीं होना, डिप्रेशन नहीं होना, ठीक है, और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आप ऑल द बेस्ट बेटा, हमारे जितने भी नीट के योद्धा हैं उनको नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई है कि आप पढ़ते रहिए और उसके लिए तैयारी करते रहिए।